हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू बीट द स्ट्रीट। आज हम एक ऐसे सेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं जिसने पूरी इंडिया की जो फाइनेंशियल इंडस्ट्री है उसे चेंज कर दिया और साथ ही साथ इससे इंडिया का एक ग्रोथ इंजन माना जाता है। आने वाले समय में भी काफ़ी ग्रोथ इसमें एक्सपेक्टेड है और उसी को आज समझने के लिए हम शुरुआत कर रहे हैं एनबीएफसी सेक्टर का और साथ ही साथ आने वाले समय में इसमें आने वाली कंपनीज के बारे में भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज एनबीएफसी, उसमें जो की टर्म्स जो हमको देखने होते हैं कि एनबीएफसी सेक्टर में कौन कौन से जो की टर्म्स हैं उनका मीनिंग क्या होता है, उनको किस तरीके से टेस्ट करना होता है, कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिनको आपको चेक करना चाहिए और साथ ही साथ इंडिया में कौन कौन सी एनबीएफसी है वो किस तरीके का काम करती है, उससे रिलेटेड आज हम बात करने वाले हैं। तो अभी अगर आपने वीडियो को अगर चेकआउट नहीं किया है तो एक तो शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के वीडियोस के लिए। सबसे पहले समझते हैं कि यार एनबीएफसी होता क्या है। तो इसकी जो फुल फॉर्म है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी कंपनी होती है उसमें क्या होता है, आपका एक असेट होता है और एक लाइबिलिटी होता है। तो जिस कंपनी की असेट का 50% से ज़्यादा असेट अगर फाइनेंशियल असेट हो जाती है, मतलब फाइनेंशियल असेट मतलब कि आपका जो लेन देन वाला जो पार्ट होता है, एडवांसेज वाला जो पार्ट होता है, तो वहाँ पर आपकी जो क्लासिफिकेशन होती है वो एनबीएफसी की क्लासिफिकेशन आ जाती है। या फिर आपकी जो इनकम एक्सपेंडिचर है, तो आपकी जो इनकम का जो पार्ट है वो अगर 50% से ज़्यादा, आपकी इनकम कैसे होगी, आपकी सेल्स करोगे तो उससे इनकम होती है, बट वो अगर आपकी फाइनेंशियल असेट से आती हुई होगी तो वहाँ पर भी आपको उसको एनबीएफसी क्लासीफाई करना पड़ेगा। मतलब कि जहाँ पर आपका जो मेन काम है पैसों का लेन देन से रिलेटेड है, तो वहाँ पर आपको 50% से ज़्यादा आपकी उससे इनकम होने लग गई तो आपका जो उसको एनबीएफसी का लाइसेंस लेना पड़ेगा आरबीआई के द्वारा। तो ये हो गया एनबीएफसी होती क्या है। तो अब इसमें अगर हम आपके टाइप्स की बात करें तो इसमें दो तरीके से इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है कि लाइबिलिटी के बेसिस पे और एक होता है एक्टिविटी के बेसिस पे। तो लाइबिलिटी क्या होता है कि लाइबिलिटी मतलब कितना कर्जा है, तो कर्जे के बेसिस में एक होता है कि यार कौन सी एनबीएफसी जो डिपॉजिट लेती है, एक डिपॉजिट एक्सेप्टिंग एनबीएफसी, नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग एनबीएफसी, और उसमें फर्दर क्लासिफिकेशन होता है। वहीं एक्टिविटी के बेसिस पे हम बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी की बात करते हैं। तो यहाँ पर ये क्या करती है, केवल इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस्ड लोन देने का काम करती है। इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी है, इनका भी काम इसी तरीके का कुछ होता है। इसके अलावा मॉर्टगेज गारंटी कंपनीज, एनबीएफसी फैक्टर जो फैक्टरिंग का काम करती है कि अगर आपके डेटर्स हैं उनकी आपकी फैक्टरिंग करनी हो, तो इस तरीके की भी एक स्पेसिफिक कंपनीज होती हैं यहाँ पर। इसके अलावा माइक्रो फाइनेंशियल कंपनीज भी यहाँ पे अभी काफ़ी इंडिया में डेवलप हो चुकी है, जो छोटे छोटे लोन्स के लिए या आप कह सकते हैं रूरल सेगमेंट में फोकस्ड कंपनी होती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि एनबीएफसी का मॉडल काफ़ी सिंपल है, आपको मैं समझाता हूँ कि एनबीएफसी पैसा कैसे कमाती है। तो एनबीएफसी क्या करती है, इनका सिंपल मॉडल है कि एक तरफ से पैसा लेना और दूसरी तरफ पैसा देना, जैसे बैंक्स का होता है जनरली। तो बैंक्स क्या करते हैं, ये क्या करते हैं कि इनका जो लोन, इनका जो मैनेजमेंट है वो पूरा सोर्सेज का वो होता है बैंक, इंस्टीट्यूशनल और रिटेल इन्वेस्टर, तीन लोगों से इनको पैसा मिलता है और ये कस्टमर को लेंड करते हैं। तो ये एक बिल्कुल सिंपल सा बिजनेस मॉडल है। इसमें क्या होगा कि ये जो बोरो करते हैं ये 8% के लमसम से बैंक से बोरो करेंगे और लेंड करेंगे 20%, 14%, 18%। तो बीच में जो गेप होगा वो यहाँ पर आएगा 12% और उसको बोलते जाता है स्प्रेड, और वही इनकी इनकम होती है मेन। तो इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि यार इनको और फंडिंग कहाँ से मिलती है, इनको जो फंडिंग है उसके जो सोर्सेज हैं वो क्या होते हैं, तो यहाँ पर तीन तरीके की तीन सोर्सेज हैं जहाँ से इनको पैसा मिलता है। एक होगा रिटेल इन्वेस्टर जो डिपॉजिट जमा करवाएगा, बैंक्स होंगे जहाँ से इनको पैसा मिल जाएगा, बैंक्स के पास जाएंगे, या इंस्टीट्यूशन होगा। तो इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं कि आप समझ लो इंश्योरेंस कंपनीज हो गई और बहुत सारे आपके इंस्टीट्यूशन हो गए, जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गए। तो म्यूचुअल फंड्स हो गए या आपके होते हैं ना कि जहाँ जहाँ से क्रेडिट ले दे सकते हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशन होते हैं। तो डीआईई हो गए, तो वहाँ से भी इनको पैसा मिलता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि स्टेबिलिटी वाइज की सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, तो रिटेल इन्वेस्टर क्या होगा कि अगर आप में पैसा लगाएगा तो वो जल्दी से पैसा निकालेगा नहीं, तो उनका जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा होगी, बैंक्स की उनसे कम होगी और इंस्टीट्यूशनल की उनसे और कम होगी। वहीं अगर बात करें कि बोरोइंग कॉस्ट की कि सबसे सस्ता क्या पड़ता है, तो इंस्टीट्यूशन वाले होते हैं ना वो काफ़ी सस्ते होते हैं, बट उनको क्या पैसा वापस रिकवरी फटाफट चाहिए कि भाई 1 दिन के लिए देंगे, 7 दिन के लिए देंगे, 15 दिन के लिए देंगे, 1 महीने के लिए देंगे। वहीं बैंक्स की बात करें तो उससे थोड़ी सी लंबी होती है, बोरोइंग कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होगी, और रिटेल इन्वेस्टर को और ज़्यादा बोरिंग कॉस्ट चाहिए क्योंकि वो स्टेबिलिटी दे रहे हैं। तो ये इनकी पूरी स्ट्रक्चर आपको समझ में आता है। इसके बाद अगर हम 2019 की बात करें तो 30% लोन है वो एनबीएफसी के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किए गए। तो आप देख सकते हैं कि टोटल रिटेल सेगमेंट में एनबीएफसी का जो एनबीएफसी की जो क्लास है वो बढ़ती जा रही है। वहीं अगर हम इसको अलग अलग क्लासिफिकेशन देखते हैं तो रिटेल कंज्यूमर में यहाँ पर 18% का है जो लोन सेगमेंट है वो एनबीएफसी ने दिया है। रिटेल होम की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, और बिजनेस में भी। तो रिटेल होम और रिटेल बिजनेस में यहाँ पर करीबन 40% का जो है पार्टिसिपेशन एनबीएफसी देती है। ये और बढ़ने लग गया है और काफ़ी नए तरीके के फिनटेक्स आ चुके हैं जो यहाँ पर इसकी ग्रोथ को और
आप कह सकते हैं स्केल कर रहे हैं। तो एनबीएफसी का जो है टाई अप कर लेते हैं फिनटेक के साथ। फिनटेक क्या होती है कि फाइनेंस कंपनी जो ऑनलाइन रूप में यूज करती है। तो आप इसमें कई सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे पोस्ट पे हो गया, अमेजोन पे का जो बाई नाउ पे लेटर हो गया, तो वो एनबीएफसी के साथ टाई अप कर लेते हैं, ताकि क्योंकि उनके पास लाइसेंस नहीं होता है कि आप वो बैंकिंग का काम कर सकते हो, तो वो क्या करते हैं टाई अप कर लेते हैं एनबीएफसी के साथ। तो जैसे आज अमेजोन पे में आप बाई नाउ पे लेटर का जो ट्रांजेक्शन है वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ वो करते हैं। ऐसे बहुत सारे एनबीएफसी के साथ भी टाई अप हो चुके हैं। तो एनबीएफसी को जो ग्रोथ इंजन है वो और तेजी से एक्सिलरेट हो चुका है इस पूरी फिनटेक और टेक्नोलॉजी के कारण। यहाँ की जो कंपनीज है वो यहाँ पे काफी अच्छी ग्रोथ करने लगी हैं। बजाज फाइनेंस अपने आप में इसमें काफी बड़ा एग्जाम्पल है, जो सुपर ऐप पे काम कर रहे हैं और ऐप के थ्रू वो काफी बड़े कस्टमर बेस को यहाँ पर टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। एयूएम की बात करें तो एसेट अंडर मैनेजमेंट, अगर हम टोटल मार्केट वैल्यू की बात करें तो फाइनेंशियल एसेट में एनबीएफसी का जो मार्केट है वो काफी बढ़ता जा रहा है। डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि एयूएम न्यू कस्टमर न्यू एसेट से दोनों तरह से इंक्रीज होता है। वहीं अगर हम मतलब कि नए कस्टमर ऐड होंगे तो भी इंक्रीज होगा। नई एसेट्स क्लासेज हैं, जैसे अभी क्या करते हैं कि एनबीएफसी के एयूएम मिक्स की बात करें तो अभी मेन इनका क्या होता है, होम लोन होता है, 38% होम लोन से पैसा आता है, बाकी व्हीकल फाइनेंस से पैसा आता है 21%, रियल एस्टेट से 12%, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी 9%। तो ये इनका एयूएम मिक्स है, मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट से पैसा आता कहाँ से, मतलब कि ये कस्टमर को कौन कौन सी सर्विसेज देते हैं, तो ये सारी सर्विसेज यहाँ पर निकल के आती है। वहीं अगर हम बात करते हैं कि ग्रोथ ट्रांजेक्टरी की बात की जाए तो ग्रोथ ट्रांजेक्टरी आप ये देख सकते हैं कि फाइनेंशियल 2010 से 2018 तक की जर्नी 20% के केगर के साथ थी। तो आप देख सकते हैं कि डबल डिजिट ग्रोथ में भी एक हायर एंड आपको देखने को मिलता है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जहां पे 4%, 5%, 8% की ग्रोथ है। क्यूएसआर में भी हमने अभी बात की थी लेटेस्ट, जब वहां पे 9% की ग्रोथ देखने को मिली थी। बट फिर क्या हुआ कि 2018 से 19 में 15% की ग्रोथ हुई, फिर और कम हुई। अभी 2020-21 में कोरोना के कारण 2% की है। अब एक्सपेक्टेशन लगाया जा रहा है आगे आने वाले समय में 8 से 10% है। बट ये जो है टोटल इंडस्ट्री साइज की मैं आपको बता रहा हूं। बट उसमें भी क्या होगा, कंपनी स्पेसिफिक में यहाँ पे काफी अच्छी रैली आपको आने वाले समय में देखने को मिल जाएगी। अब आ जाते हैं कि कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिनको आपको देखना चाहिए जो इसकी ग्रोथ को सिग्निफाइज करते हैं। तो यहाँ पर आ जाता है पहला टर्म रेवेन्यू। तो रेवेन्यू क्या होता है कि इनका सिंपल बिजनेस मॉडल है, बोरो, एक बंदे से मनी बोरो करना, दूसरे को बिजनेस को पीपल को हायर रेट पे देना। तो ये आपको देखना होगा कि इनकी जो रेवेन्यू है वो किस तरीके से है, इनके एसेट अंडर मैनेजमेंट और लेंडिंग रेट है वो यहाँ पर ऑन एन एवरेज क्या है एज कंपेयर टू पीयर्स, वो आपको यहाँ पर देखना होगा सबसे पहला। दूसरा होगा इंटरेस्ट स्प्रेड, कि डिफरेंस बिटवीन बोरोइंग रेट जो वो जहाँ से वो बोरो कर रहे हैं और लेंडिंग रेट जहाँ पर वो लोन बांट रहे हैं, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो बोला जाता है नेट इंटरेस्ट स्प्रेड। ये जितना ज़्यादा होता है उतना अच्छी कमाई और उसकी उतनी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी को सिग्निफाइज करता है। तो ये आपको दूसरी टर्म है जो आपको देखनी होगी एनबीएफसी को इवेल्युएट करते हुए। तीसरी टर्म आती है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। ये क्या होता है, इंटरेस्ट इनकम माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंस डिवाइड बाय एवरेज अर्निंग असेट्स, कि हम असेट का यहाँ पर बेस लेके देख रहे हैं कि जो हमने इंटरेस्ट इनकम कमाई है और हमारा कितना एक्सपेंस हुआ, तो उसका जो डिफरेंस होगा, तो ये भी हायर द बेटर, जितना मार्जिन ज्यादा होंगे उतने ज्यादा यहाँ पर प्रॉफिट्स आपको देखने को मिलेंगे। मेन यही होता है जब आप अपना पीएनएल भी देखते हो तो वहां पर जो पहले चीज आती है वो आती है नेट इंटरेस्ट मार्जिन, और वो आपका पूरी इंडस्ट्री में आपको देखना होगा कि कौन सी कंपनी है जिसका सबसे बेस्ट है, और वो आपको कमेंट करके भी बताना है। तो ये आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क रहेगा जो आपको यहाँ पर करके आना है। इसके अलावा आप आ जाता हूँ कि सोर्स ऑफ फंड, तो आपको ये देखना होगा कि वो सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से उठाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है, कंसंट्रेशन तो रिस्क नहीं है, कहीं वो बॉन्ड से उठा रहे हैं और वो बॉन्ड्स ही बॉन्ड्स में कहीं इश्यूज तो नहीं, एनसीडीज सिक्योरिटाइजेशन, तो वो एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फंड्स है या नहीं। और साथ ही साथ दूसरी चीज़ ये भी है कि जो बोरोइंग्स है वो कहाँ से की जा रही है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स है, मतलब बाहर से आउट ऑफ इंडिया से बोरोइंग आ रही है, उसकी जो रेट है वो भी आपको देखनी होगी। तो कॉस्ट ऑफ फंड जिसे बोला जाता है कि आपको जो रेट है वो कितनी आपको सस्ता पैसा मिल जाता है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अगर आप पीयर से मान लीजिए कि 0.5% भी सस्ता लेके आते हैं पैसा, तो आपको कम पैसा देना है ना, अल्टीमेटली आपका जो पीएनएल है आपको वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये सारी चीजें हैं जिसको आपको हाईलाइट और आपको देखना होगा जब एनबीएफसी को हम समझते हैं। तो इसके बाद आती है रिटर्न ऑन एसेट, मतलब कि आपने टोटल एसेट जितना आपने टोटल एसेट्स लगाया, एसेट्स मतलब कि आपकी एडवांसेज और वो सब मिला के जो आपकी टोटल एसेट्स होती है उस पर आपने कितना पैसा कमाया, और ये भी आपकी ऑपरेशंस और फंड रेजिंग की कैपेसिटी को की एफिशिएंसी को दिखाता है कि आप कितना पैसा कमाते हैं एसेट के बेसिस पे। वहीं आपकी शेयर होल्डर्स इक्विटी के बेसिस पे आपने रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट किया जाता है, नेट इनकम डिवाइड बाय एवरेज शेयर होल्डर्स इक्विटी। और ये आपका थ्रेड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आपको आसानी हो, जब भी आपको गो थ्रू करनी है कोई भी एनबीएफसी, आप ये वाला थ्रेड देख लें और आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। रिटर्न ऑन इक्विटी में बता रहा था कि ये बताता है कि आप शेयर होल्डर्स का जो शेयर होल्डर ने पैसा लगाया है, मान लीजिए अब देखो मैं आपको एक सिंपल सा चीज समझाता हूँ। ये आपकी बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट में एक तरफ होता है असेट और एक तरफ होता है लाइबिलिटी। तो अब आप असेट में क्या होगा और लाइबिलिटी में क्या होता है, तो असेट में आपने जहां पर पैसा लगा दिया धंधे में, और लाइबिलिटी में क्या आता है पैसा किस किस को देना है, तो आप एक तो बोरोइंग करेंगे
एज ए एनबीएफसी, और एक आपकी होगी कि शेयर होल्डर्स का फंड है, जो शेयर होल्डर ने कितना पैसा लगाया है, तो शेयर होल्डर फंड और बोरोइंग्स, ये दोनों चीजें आती है। तो मान लीजिए 50 रुपए की, ये 50 रुपए की है, तो अब ये क्या होगा कि जो प्रॉफिट आपने पूरे साल में जनरेट किया, तो मान लीजिए वो 10 रुपए का जनरेट किया, तो 10 रुपए डिवाइड बाई 50 इंटू 100, तो ये इस तरीके से निकलता है। और 20% का आपने रिटर्न ऑन इक्विटी, तो जिसका रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब कि शेयर होल्डर का पैसा, शेयर होल्डर का जो पैसा आपने यूज किया उस पर आपने कितना कमाई दी है, वो जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा अच्छी एनबीएफसी है, उतनी ही ज्यादा उनकी प्रॉफिट जनरेशन की कैपेसिटी मानी जा सकती है। तो ये सारी चीजें हैं जो यहां पर आपको देखनी होगी। इसके अलावा जो सबसे अहम पैरामीटर होता है एनपीए, एनपीए क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ये पैरामीटर है टू जज की असेट क्वालिटी कैसी है, फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है कंपनी की। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आप मान के चलिए कि एनपीए जितना कम होगा उतना, मतलब लोअर इज द बेटर। इसमें दो चीजें क्लासीफाई होती है, एक जीएनपीए होता है, एक एनएनपीए होता है। तो जीएनपीए क्या होता है कि आपकी टोटल असेट, एनपीए कब क्लासीफाई किया जाता है कि कोई भी बंदे ने आपसे लोन लिया और 90 डेज के बाद तक आपको उसने आपकी जो किस्त चुकानी थी वो किस्त आपको नहीं चुकाई, तो आपको एनपीए क्लासीफाई करना पड़ेगा। तो जीएनपीए क्या होता है कि एनपीए जितना आपने 100 रुपए का है, जो जितना एनपीए मान लीजिए कि वो एनपीए जो पैसा नहीं दे रहा है, तो 100 रुपए आपका जीएनपीए होगा। वहीं अगर इसके अगेंस्ट आपने प्रोविजन क्रिएट कर दिया कंपनी ने कि 50 रुपए हम मान के चल रहे कि डूब गए, तो फिर वो क्या होगा, एनएनपीए कितना आ जाएगा, 50 रुपए। तो ये दोनों ही टर्मिनोलॉजी है वो एडवांस के बेसिस पे कैलकुलेट की जाती है कि आपने कितना टोटल लोन बांटा हुआ है। और ये मैं बता देता हूँ आपको, नॉर्मली 2% और 2% से कम और 1%, बहुत सारी कंपनीज है जिनका 1% से भी कम होता है। तो ये जितना कम हो उतना अच्छा है, क्योंकि ये आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को दिखाता है, आपकी कंपनी की कैपेसिटी को दिखाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आ जाते हैं कि कुछ एग्जांपल इंडिया की एनबीएफसी कैसे काम करती है और कौन कौन सी एनबीएफसी है। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी एनबीएफसी है बजाज फाइनेंस, जो कि कस्टमर लेंडिंग के स्पेस में है। अगर आपने देखा भी होगा तो बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे आप दुकान के बाहर जाते होंगे तो जो हमारी मोबाइल, आपकी जो मोबाइल शॉप्स होती है ना, उनके बाहर भी आपको बहुत सारे पोस्टर लग जाते हैं, वो बजाज फाइनेंस के पोस्टर होते हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं आपको दिखाता है कि बजाज फाइनेंस कितना बड़ा मार्केट प्लेयर है। इसके बाद मुथूट फाइनेंस है जो गोल्ड लेंडिंग पे फोकस करता है। सुंदरम फाइनेंस है जो कमर्शियल व्हीकल के लेंडिंग और उसकी उनकी काफ़ी स्पेशलिटी है। महिंद्रा फाइनेंस है जो रूरल फाइनेंसिंग पे फोकस करता है। मुथूट कैपिटल सर्विसेज सेकंड हैंड टू व्हीलर की जो लेंडिंग होती है उन पे फोकस करता है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, कैनफिन होम फाइनेंस, ये हो जाती है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, मतलब कि हाउस के ऊपर जो आपको लोन और देना, और वो सारी चीजें हैं जो यहाँ पर निकल के आती है। आई थिंक मैंने काफ़ी अच्छा और काफ़ी डिटेल्ड वीडियो बना दिया है 12 मिनट में, और एनबीएफसी को समझने के लिए ये सारी टर्मिनोलॉजी आपको हेल्प करेगी। इसके अलावा मैंने बजाज फाइनेंस का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जिसमें हमने ये सारी चीज़ें और सारी टर्मिनोलॉजी को एक्सप्लेन किया है, किस तरीके से कंपनी को, एक एनबीएफसी को एक्सप्लेन किया जाता है, उसको समझना जाता है और उसकी बैलेंस शीट को पढ़ा जाता है, वो हमने उसमें एक्सप्लेन किया है। तो उसे जरूर चेकआउट करें और साथ ही साथ फॉलो करें हमारे ट्विटर हैंडल को, और साथ ही साथ यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। और कौन सी वीडियो इस एनबीएफसी सेगमेंट में आपको नहीं चाहिए, मैंने आपको सारे नाम बताए हैं, तो वो जरूर लिखें ताकि हम उस पर फोकस कर पाएं। थैंक यू सो मच।